अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। नाजरीन, नाअहलों से मुल्क संभाला नहीं जा रहा। ये आहिस्ता आहिस्ता 18वीं तरमीम को ख़त्म कर देंगे। ये 1 यूनिट निज़ाम लाना चाहते हैं। ये एग्रेसिव टोन है बिलावल भुट्टो जरदारी की। बिल्कुल जस्टिफाइड है कि अगर आपके खिलाफ एहतसाब शुरू हो तो आप इस इंतकाम का नाम दे दें, लेकिन इस हद तक बिल्कुल ना जाएं कि एहतसाब के अमल को डाइवर्ट करने के लिए और अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए पाकिस्तान को 1 यूनिट निज़ाम लाने का इल्ज़ाम लगा दें या फिर ये धमकी दें कि 18वीं तरमीम को अगर ख़त्म करने की कोशिश की गई तो दमादम मस्त कलंदर होगा। हुकूमत अकेली तो ये काम नहीं कर सकती। डेफिनेटली पार्लियामेंट में से 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी, और जब तक पार्लियामेंट में ये मेजॉरिटी नहीं मिलेगी तो फिर सवाल ये आता है कि इन स्टेटमेंट्स का आखिर पीपल्स पार्टी को फायदा क्या है, और अगर ऐसी कोई तरमीम हो जाती है तो पर्टिकुलर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इसका क्या नुकसान हो सकता है। फिर आज के रोज MQM ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जिन्होंने मुल्क तकसीम किया वो सिंध तकसीम कर चुके, बस ऐलान होना ही बाकी रह गया। और फिर हम थर्ड हिस्से में बात करेंगे। जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना है कि बदकिस्मती से इंसाफ का शोबा पार्लियामेंट की तरजीहात में शामिल नहीं है। चूंकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, लिहाजा इंसाफ तो बर वक्त फराहमी बनाना ही होगा और उसके लिए इकदाम भी हुकूमत को उठाना होंगे। लेकिन इससे पहले जो मेरी नज़र में ये पॉइंट है वो ये है कि पार्लियामेंटेरियंस को पहले पार्लियामेंट का एहतराम करना होगा, अपनी हाज़िरी वहाँ पर यकीनी बनाकर। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो अब से कुछ देर पहले हमजा शहबाज ने जो इंकशाफ कर दिया है, उनका ये कहना है कि DG नायब लाहौर ने उनको किसी किस्म की सेटलमेंट की ऑफ़र कर दी है। तो इसमें कितनी सदाकत है, इस पर सबसे पहले तो मैं इरशाद अहमद आरिफ साहब से मौक़िफ़ लूँगी, उसके बाद हम फिर दीगर गेस्ट को भी शामिल करेंगे। पहले मैं गेस्ट लिस्ट को अगर अनाउंस कर दूँ तो वी हैव इरशाद अहमद आरिफ साहब, फिर मुजाहिद बरेलवी साहब कराची से हमें ज्वाइन करेंगे, दैन कामरान मुर्तज़ा साहब लॉ एक्सपर्ट हैं, ही इज़ ऑल्सो विद अस, एंड आमिर ज़िया साहब इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का। इरशाद साहब, अब से कुछ देर पहले ये इतला सामने आई है कि हमजा शहबाज साहब ने कह दिया है कि कोई सेटलमेंट की ऑफ़र हो रही है, कितनी सदाकत है? पहली बात तो ये है कि जी हमजा शहबाज शरीफ साहब ने ये सारी बातें उस वक्त की हैं जब उनकी वालदा को, उनकी 3 बहनों को नोटिस इशू हुए हैं, और हमजा शहबाज शरीफ साहब को भी बुलाया गया है दोबारा 15 और 16 को। तो जब आप विक्टिम हूँ या आपके ख़िलाफ़ कोई तहकीकात कर रहे हूँ, उस वक्त जब आप कोई इंकशाफ करते हैं तो उस पर अमूमन एतमाद करना मुश्किल होता है। और ये इंकशाफ 2 चीज़ें उन्होंने की हैं जो सेल्फ़ कंट्राडिक्टरी हैं। नंबर 1 तो उन्होंने ये कहा कि DG नैब ने, जो एक नेकनाम अफसर हैं, उन्होंने कहा कि हमजा शहबाज शरीफ साहब, हमें आपको बुलाते हुए अच्छा नहीं लगता, आप बेहतर है सेटलमेंट कर लें। अब ये मालूम नहीं कि उन्होंने हुकूमत से सेटलमेंट का कहा या कहा कि आपके ख़िलाफ़ जो केस है उस पर सेटलमेंट कर लें, प्ली बार्गेन कर लें या इस तरह की। और दूसरी बात उन्होंने साथ ही ये कह दी कि जब मैं DG नैब के ऑफिस के बाहर मेरी गाड़ी रुकी तो मुझे प्रोटोकॉल दिया गया, और साथ ही ये कहा कि उन्होंने यह कहा कि जी आपने चूँकि मेरी डिग्री को चैलेंज किया है, असम्बली के फ्लोर पर उस पर बात की है, तो इसलिए हम आपको बुला रहे हैं। यानी अगर वो आपके मुखालिफ हैं तो आपको प्रोटोकॉल दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? अगर आपको हामी हैं तो फिर आपको और आपके ख़ानदान को और बहनों को और माँ को क्यों बुला रहे हैं? ये अजीब कंट्रडिक्शन है। मेरी इत्तला के मुताबिक थोड़ी देर में नैब इस पर एक तफसीली प्रेस रिलीज़ जारी कर रहा है जिसमें सारी चीज़ें जो हैं वाज़े की जाएंगी। एक और बात जो मेरे इल्म में आई है वो ये है कि नैब पैमरा से रुजू कर रहा है, और पैमरा से ये कहा जा रहा है कि जनाब चैनल्स पर इस किस्म के एक मुलज़िम जो हमें मतलूब है, जिसको हम बार बार बुला रहे हैं, जो ज़मानतें भी ले चुका है, वो बैठ के गलत बयानी करता है, उसको लाइव दिखाया जाता है। इस हवाले से नैब जो है रुजू कर रहा है। ये दूसरी मेरी इत्तला है। तीसरी ये है कि कल जब वो पेश हुए थे नैब में और 2.5-3 घंटे वहाँ रहे, तो मेरी इत्तला के मुताबिक उन्होंने किसी भी सवाल का तसल्ली बख्श शवाहिद के साथ, सबूत के साथ कोई जवाब नहीं दिया। और जब उनसे कहा गया कि आप अपने भाई सलमान शहबाज को क्यों नहीं पेश करते नैब में, अगर आप कहते हैं कि आपके कारोबारी मामलात सारे के सारे वो चला रहे हैं, तो वो आएँ और आपकी और आपके अब्बा जान की जान छुड़ाएँ। तो उन्होंने कहा कि वो गर्मियाँ एंजॉय कर रहे हैं बरतानिया में, और गर्मी में वो पाकिस्तान नहीं आ सकते। मैं आपका पैगाम उनको पहुँचा दूँगा कि नैब आपको याद कर रहा है। अलबत्ता गर्मियाँ ख़त्म हो जाएंगी पाकिस्तान में तो फिर शायद वो चक्कर लगाएं। अगर ये एटीट्यूड है तो फिर मेरे लिए मुश्किल होगा कि मैं उनकी इस बात पर एतमाद करूं कि जी डिग्री का मामला है, या नैब के DG कहते हैं जी आप हुकूमत से डील कर रहे हैं। हुकूमत अगर सपोज़ दबाव डाल रही हो
तो नैब अपने तौर पर उस दबाव का मुकाबला कर सकता है। वो इनको क्यों तंग करेगा और किसी ऐसे शख्स को जो कायद हिज़्ब इख्तिलाफ़ है पंजाब का, जिनके वालिद कायद हिज़्ब इख्तिलाफ़ हैं कौमी असम्बली में, उनको तंग करके अपने लिए हुकूमत के लिए मुश्किलात क्यों पैदा करेंगे। तो मैं ये बज़ाहिर नाकाबिल फ़हम है, लेकिन प्रेस रिलीज का इंतजार करना चाहिए, देखें जारी होगी तो क्या पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, चलते हैं अपनी जानिब। और कल के रोज बिलावल ने बड़ी एक एग्रेसिव स्पीच की और उसमें ये कह दिया कि 1 यूनिट बनाने का भी इल्जाम लगा दिया। साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर 18वीं तरमीम को खत्म करने की कोशिश की गई तो दमादम मस्कल अंदर होगा। कितना एग्रेसिव टोन थी, जरा सुनिए। मैं तुम्हें वार्न करता हूं, 18वीं तरमीम को छीनने की कोशिश करो, 18वीं तरमीम को खत्म करने की कोशिश करो, 1 यूनिट लागू करने की कोशिश करो तो फिर दमादम मस्कल अंदर होगा। 1 यूनिट की तर्ज का निजाम लाना चाहते हैं, ये फेडरेशन कमजोर करना चाहते हैं, क्या ये मुल्क तोड़ना चाहते हैं? पहले भी 1 यूनिट से मुल्क टूटा था और आज भी खुदा ना खास्ता 1 यूनिट से मुल्क टूटेगा। जी आमिर ज़िया साहब, आपको क्या लगता है, क्या वाकई कोई साजिश होने जा रही है 18वीं तरमीम को खत्म करने की, और ये 1 यूनिट का इल्जाम क्यों लगा रहे हैं बिलावल? देखिए, पहली बात तो ये कि बिलावल भुट्टो साहब जो जिस तरह की सियासत कर रहे हैं उससे खैर पीपल्स पार्टी को बड़ी उम्मीदें थी कि जी अपनी पार्टी का इहा करेंगे, लेकिन हम ये देखते हैं क्योंकि जरदारी ख़ानदान पर इस वक्त जो है करप्शन के मुबैना मुकदमात हैं, तो बतौर ढाल जो है इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसपे पीपल्स पार्टी के बहुत से जो अपने लोग हैं वो उस पर सवालिया निशान उठा रहे हैं। दरपर्दा ज़ाहिर है खुल के वो बात नहीं कर सकते, लेकिन उनके जहनों में ये बात है कि एक उनको समझते थे कि बिलावल साहब एक नई तर्ज सियासत का आगाज़ करेंगे, लेकिन देखते ये हैं कि जहाँ जहाँ करप्शन के जब दबाव आ रहा है इस पार्टी के ऊपर तो ये ढाल भरकर सामने आ गए हैं। और जो इनकी लहजे की तुंदी और इसमें जारहानापन है उसकी भी बहुत बड़ी वजह यही है कि वो उन इश्यूज़ को लेकर सामने आ रहे हैं कि जो सब नॉन इश्यूज़ हैं। पहली बात ये कि अगर 18वीं तरमीम में एक तो तरमीम हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, अगर कोई ये बात करे कि जी तरमीम होगी उसका असर नौ जायज़ा लिया जाएगा तो गुनाह कबीरा का मुर्तकब नहीं हो रहा, लेकिन अगर वो तरमीम होगी तो 2/3 मेजॉरिटी के साथ होगी। और इसको मुझे नहीं समझ में आता कि पीटीआई के पास इस तरह के नंबर्स हैं या उन्होंने कोई सीरियस मूव किया है। हाँ, ये ज़रूर हो रहा है कि बहुत सारे जो हम देखते हैं कि इतराज़ात हो रहे हैं, जो आपको कमज़ोरियाँ नज़र आ रही हैं 18वीं तरमीम के अंदर, उस पर जो है पाकिस्तान पीपल्स वो जो तहरीक इंसाफ हो गई है और जो डिफरेंट क्वार्टर्स के लोग हैं वो उसके ऊपर इतराज़ कर रहे हैं, उसको डिबेट में ला रहे हैं। तो जो अगर आइन की तरमीम में कोई कमज़ोरियाँ रह गई हैं या कोई इशूज़ आ गए हैं तो उसके ऊपर अगर आप नजरसानी की बात करें तो उससे ना मुल्क टूटता है खाकम मदहन। और ये एक बड़ी आसान सी बात होगी कि अगर आप ये करेंगे तो जी मुल्क टूट जाएगा, मुल्क को इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। और अगर बिलावल भुट्टो एक बहुत बड़ी जमात के अपने आप को चेयरमैन कहते और हैं वो, तो उनको भी अपनी जो बात है वो नाप तोल कर सोच समझ कर कहनी चाहिए। ये जो हमारे यहाँ एक एक्सट्रीम्स में इंतहाओं में बात करने का एक रवैया आ गया है कि अगर हमारे ऊपर ज़रब आती है तो खुदा आप कहते हैं कि जी मुल्क के साथ ये हो जाएगा, पाकिस्तान के साथ इतनी सी बातों पे कुछ नहीं हो सकता। भुट्टो का जो आइन है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का, उसकी शक्ल जो है 18वीं तरमीम ने पूरी तरह से तब्दील कर दी है। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल में जो बहुत सारे रोशन ख्याल लोग हैं वो उस पर सवालिया निशान उठाते हैं कि आपने कहा जी अक़लियतों के लोग जो है प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, जो अक़लियती मज़ाहिब के लोग हैं, और जनाब वो चीफ जस्टिस नहीं बन सकते। तो ये चीज़ें भी डिबेटेबल हैं। आप तालीम के निज़ाम को बात करनी चाहिए। आमिर साहब आपका पॉइंट आ गया। बहुत सारे इशूज़ हैं जिसपे मेरे ख्याल में बात होनी चाहिए। बिल्कुल। इरशाद साहब, आपको क्या लगता है कि अगर बिलावल को तो टोन अपनी पोलाइट रखनी चाहिए, लेकिन हर जलसे में हर जगह पर उनकी टोन एग्रेसिव से एग्रेसिव होती जा रही है। अब तो 1 यूनिट के इल्जाम भी लग रहे हैं और धमकियां मिल रही हैं हुकूमत को खुली कि अगर 18वीं तरमीम में को ख़त्म किया गया तो दमादम मस्कल अंदर हो जाएगा। क्या वजह है इस टोन की? देखिए, वो उर्दू का मुहावरा है, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब वालिद साहब को, फूफी जान को, उनको जाली अकाउंट सामने आए, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल रहा है, जरदारी साहब के जितने फ्रंट मैन थे वो पकड़े गए हैं, अंदर बैठे हुए हैं और अरबों का हिसाब नहीं मिल रहा, तो उसके बाद अकल का तकाज़ा, दानिश का तकाज़ा तो ये था कि बिलावल भुट्टो इस तरह की तकरीरें करने की बजाय वाले साहब को समझाते कि आप मेरे मुस्तकबिल का, सियासी मुस्तकबिल का ख्याल करें,
आप पार्टी से पीछे हट जाएं, मुझे सियासत करने दें और आप अपने केसेस का मुकाबला करें। लेकिन ये बदकिस्मती की बात है कि एक साफ़ सुथरा नौजवान, आला तालीम याफ्ता नौजवान जो है, उसको जरदारी ने अपनी करप्शन के दिफा पर लगा दिया है। अब वो 18वीं तरमीम को मुक़द्दस आसमानी सहीफ़ा नहीं है कि जिसमें तरमीम नहीं हो सकती। अगर कोई बात, ये अभी तो कोई ऐसी इम्कान नज़र नहीं आता, क्योंकि इमरान खान के पास सेनेट में तो बिल्कुल अक्सरियत नहीं है और कौमी असम्बली में भी 2/3 अक्सरियत नहीं है कि वो आइन में तरमीम कर सकें। लेकिन अगर ये बात कोई हो भी सही तो इस पर गौर होना चाहिए कि क्या 18वीं तरमीम से वाक़अतन तालीम का बेड़ा गर्क हुआ है या नहीं हुआ। किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से बात करें, वो कहते हैं 18वीं तरमीम की वजह से हमारे यूनिवर्सिटी का जो माहौल है वो स्कूल और सरकारी कॉलेज का माहौल हो गया है, और हम एक डिप्टी सेक्रेटरी के जो है एडिशनल सेक्रेटरी के मातहत हो गए हैं, जबकि पहले हायर एजुकेशन के साथ होता था। इसी तरह वफाक जो है कर्ज़े भी वो उठाए, कर्ज़े अदा भी वो करे, मुल्क का दिफा भी वो करे, वसाइल सारे के सारे सूबों के पास है और सूबों का तरक्याती बजट सारे का सारा जो है वो लोगों के जेबों में जा रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान रिकॉर्ड पर हैं, उन्होंने कहा जी 60 से 70% जो तरक्याती फ़ंड था वो MPs की जेबों में चला जाता था, सरकारी अफसरों में की जेबों में चला जाता था, खर्च कुछ भी नहीं होता था। सही। दूसरा ये जो आपने 1 यूनिट की बात की है, बड़ी हैरान कुन बात है कि 1 यूनिट इस वक्त क्या ज़रूरत है किसी को 1 यूनिट बनाने की। एक पाकिस्तान है, उसके 4 सूबे हैं, वो ठीक तरीके से काम कर रहे हैं, तो 1 यूनिट की तो बात ही अजीब है। लेकिन अगर 1 यूनिट की बात की है उन्होंने कि 1 यूनिट तोड़ दिया, तो ये भी खिलाफ वाक़या बात है। 1 यूनिट ने मुल्क नहीं तोड़ा, 1 यूनिट को तोड़ कर आपने मुल्क तोड़ने की बुनियाद रखी थी। 1 यूनिट आपने तोड़ा था 1 जनवरी 1969 में, और पाकिस्तान टूटा है 17 दिसंबर 1971 को, 2 साल के तकरीबन 2 साल के बाद। और वो टूटा है मुजीबुर रहमान, याह्या खान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हवस इक़्तिदार और हठधर्मी की वजह से और इंडिया की मुदाखलत की वजह से, और अयूब ख़ान के जो अपने आखिरी खिताब है कौम से और जो उसने ख़त लिखा है याह्या खान को, उसमें निशानदेही की है कि मुल्क तोड़ने की साजिश हो रही है, तो मैं उसमें हिस्सेदार नहीं बनना चाहता। ये जिस तरह के मुतालबात हो रहे हैं, जिस तरह से आइन को तोड़ा जाएगा, 1 यूनिट तोड़ा जाएगा और बहुत सारी चीज़ें मुझसे मांगी जा रही हैं जो मैं इनको नहीं दे सकता, उसके नतीजे मुल्क टूट जाएगा। तो मुल्क तो टूटा है उस वजह से, लेकिन भुट्टो साहब तो 1 यूनिट के वहदानी निज़ाम के, सदारती निज़ाम के हामी थे। बिल्कुल। उन्होंने 1973 के आइन की मंजूरी के बाद एक बरतानवी माहिर कानून लेज़ले फ़िलिप्स को बुलाया, उसको कहा कि इस आइन में मज़ीद तरमीम करें, इतनी तरमीम करें कि सारे इख्तियारात जो हैं वज़ीर आज़म के पास आ जाएं, सूबे ख़त्म कर दिए जाएं, और बजट जो है सूबों का वो भी कौमी असम्बली की एक कमेटी मंजूर करे जिसमें उस सूबे के अरकान शामिल हो। एक बात, जब लाड़काना में कैबिनेट मीटिंग, ये रिकॉर्ड की बातें हैं, लिखी जा चुकी हैं, छप चुकी हैं, जब लाड़काना में मीटिंग हुई कैबिनेट की, उसको बताया गया कि मैं आइन में इस तरह की तरामीम करना चाहता हूँ, ये 77 से पहले की बात है, तो भुट्टो साहब ने लेज़ले से कहा कि आपने फिर भी सदर के पास कुछ इख्तियारात रहने दिए हैं। तो उसने कहा जनाब वज़ीर आज़म सिर्फ़ एक इख्तियार है, वो है सफ़ीरों की असनाद कबूल करने का। कहते हैं तो वो भी मैं आपको दे देता हूँ। इस पे भुट्टो साहब बरहम हो गए। तो भाई आप ज़रा तारीख़ पढ़ लें, अपने ख़ानदान की, अपने नाना जान की तारीख़ पढ़ लें और फिर ये बातें। बिल्कुल, आपने बेहतर किया कि आपने डिफाइन क्लियर कर दिया। अब ऑडियंस पर हम छोड़ते हैं कि वो क्या डिसाइड करते हैं। ठीक है, कामरान मुर्तज़ा साहब, आप बताइएगा आइन के बुनियादी ढांचे को पार्लियामेंट क्या तब्दील कर सकती है, कीपिंग इन माइंड अगर हम पर्टिकुलर हुकूमत की बात करें, क्योंकि अगर कोई भी बिल पास कराना तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। देखिए, ये बात कहीं पे ख्वाहिश की सतह पे मौजूद है कि इसको 18th अमेंडमेंट को रिवर्स किया जाए, मगर इस वक्त प्रैक्टिकली ये बात मुमकिन नहीं है, क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी जो है वो गवर्नमेंट के पास नहीं है, और गवर्नमेंट के साथ जो इत्तेहादी हैं भी, जैसे सरदार अख्तर मैंगल वाले हैं और कुछ इस तरह के लोग, वो अगर फर्ज कर लीजिए कि इसको रिवर्स करने की तरफ या इसके इवन कुछ हिस्सों को रिवर्स करने की तरफ अगर मामला बढ़ा, तो वो जो सिंपल मेजॉरिटी है वो भी शायद उनसे चली जाए। इसी तरह सेनेट में इनके पास मेजॉरिटी नहीं है, तो यहाँ पे भी प्रैक्टिकेबल नहीं है कि वो यहाँ पे कोई बिल ला सकें, और बिल जो है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का हो तो उसको तो अप्रूव कराना तकरीबन ऑलमोस्ट नामुमकिन बात है इस मुल्क में। मगर इसके बावजूद सूबे इस हवाले से खासे कॉन्शियस हैं
और अगर खुदा न खास्ता अगर इसको छेड़ा गया तो अच्छी नीयत से भी छेड़ा गया तो इसके नतायज को अच्छे नहीं निकलेंगे। ठीक है, आपको लगता है कि इसके नतायज अच्छे नहीं होंगे। मुजाहिद बरेलवी साहब, आप बताइएगा कि दीगर मेहमान इस बात को कह रहे हैं कि बिलावल को नाप तोल कर बात करनी चाहिए और वो नॉन इश्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। अब वो जब भी एड्रेस करते हैं तो उनकी टोन एग्रेसिव से एग्रेसिव होती जा रही है। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं? क्या तवज्जो हटाई जा रही है? जो नैब केसेस हैं वो उनकी गिरफ्त सख्त हो रही है? एक तो वादे सबब यही है कि शायद गालिबन आमिर रज़ा और इरशाद आरिफ साहब भी जिसका जिक्र कर रहे थे कि जो इस वक्त प्रेशर है जरदारी खानदान पर और बराह रास्त क्योंकि अब पहली बार बिलावल भुट्टो सियासी मैदान में उतरे हैं और एक हद तक इंडिपेंडेंट भी उतरे हैं। अभी मैं थर भी गया था तब मैंने उन्हें सुना और खुद जाके सिंध में भी 3-4 जगह उनकी तकारीर सुनी और वो एक इंडिपेंडेंट और एक पुरएतमाद और एक हद तक उनकी तकरीर मुतासिर कुन भी नजर आती है। ये और बात है कि जो इशूज उठा रहे हैं जैसे 1 यूनिट एक नॉन इशू है। मैं तो 18वीं तरमीम को भी उठाना एक नॉन इशू समझता हूँ। मियां नवाज शरीफ को JIT सारी उम्र के लिए सियासत के लिए नाअहल करार देती है, उम्र कितने बरसों की सजाएं देती है, वो भी जमानत पर रिहा हो जाते हैं और बाकायदा बाइज्जत रिहा होते हैं। शहबाज शरीफ साहब को नैब से उठा के जेल में डाल दिया जाता है, उन्हें सजा दी जाती है, उनकी भी लाहौर हाई कोर्ट जो है जमानत दे देता है। तो अब इसका मतलब ये है कि जो नैब के इदारे की कारकर्दगी और अगर नैब के करारदगी की कारकर्दगी को आईनी और तौर पर आला अदालतें भी प्रोटेक्शन दे रही हैं तो इन दोनों जो है इनका इंसाफ मजाक बन चुका है। यानी इनको क्या जरूरत थी फिर इन शरीफों को जो है जेल डालने की या नून लियों को लंबी लंबी सजाएं देने की कि बाद में फिर एक लाहौर का हाई कोर्ट जो है वो फिर उनको बाइज्जत रहा कर दे और फिर उसको वो कहें कि इंतकामी कार्रवाई है। और जब इंतकामी कार्रवाई कहते हैं इसका माने वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मुर्तकिब होते हैं। उस पर तो इनको तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत को या खुद सुप्रीम कोर्ट को इसका नोटिस लेना चाहिए। बरेलवी साहब एक मैं अर्ज कर सकता हूँ, ये एक अदालत सजा देती है दूसरी मुअत्तल करती है, ये तो एक रूटीन की प्रैक्टिस है। कल को अगर इसकी अपील जब होती है और उसके बाद जो अपील रिजेक्ट हो जाती है तो फिर हम क्या कहेंगे? अभी तो उनको जमानत मिली है ना, जमानतें तो होती रहती हैं, कत्ल के केस में भी हो जाती हैं। मोहतरम इरशाद आरिफ साहब, ये नैब जिस तरीके से केसेस लेके आ रही है, अगर आप ये कहते हैं यानी उम्र कैद की सजा जो उन्होंने 9 माह फिर क्यों काटी, इसके मायने वो केस का कमजोर था ना और बाद में कहा भी लाहौर हाई कोर्ट ने यानी अगर जन सुप्रीम कोर्ट में चली जाएगी हुकूमत और नहीं बुखारी बरकत ये एक तो फिर इसके मायने तदाद अगर इस्लामाबाद जो है किसी को सजाए मौत दे दे, बाद में जो है लाहौर जो है उसको कह देंगे नहीं इसको सजाए मौत नहीं देनी चाहिए, तो इसके मायने फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज ने फैसला दिया जिन शवाहिद की रोशनी में। नहीं, मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ, ये कामरान मुर्जा साहब इस पे बेहतर अंदाज में रोशनी डाल सकते हैं कि कल को अगर वो अपील रिजेक्ट हो जाती है, सज़ा बहाल हो जाती है, तो फिर हम क्या कहेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गलत फैसला दिया था। ये फैसले होते रहते हैं। बुनियादी बात ये है कि जो करप्शन के केसेस हैं या मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं या ये मनशियात के केसेस हैं, ये केस जो हो रहे हैं ये अगर क्राइम कमिट हुआ है होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, कोई इदारा इनसे पूछे या ना पूछे, बुनियादी सवाल तो ये है। उस पे हम 18वीं तरमीम को ले आए, 1 यूनिट को ले आए, ये बहस हो रही है। नॉन इश्यूज को डिस्कस किया जा रहा है, वो हम डिस्कस करें जो हैं, ये कहें कि जी हाँ इंतकाम हो रहा है, ठीक है, इनका हक है, लेकिन ये कहें कि जी 18वीं तरमीम की वजह से या 1 यूनिट बनाना चाहते हैं, ये एक एतराज़ हो रहा है। जी मुजाहिद साहब। देखिए, मैं तो पहले भी मैंने ये कहा ना कि इस वक्त जो नैब की कारकर्दगी में इसलिए सवाल उठा रहा हूँ कि यही जरदारी साहब भी ये सब जो है जब इनके खिलाफ कार्रवाई होती है करप्शन पर तो उसे इंतकाम करार देते हैं। और ऐसा लगता है कि और आपको भी इल्म है, मोहतरम इरशाद साहब बैठे हैं सीनियर आदमी, कि नैब जो जिन वकला के जरिए या जिन अफसरान के जरिए केस तैयार कर रही है वो इतने मजबूत नहीं है कि जिनकी बुनियाद पर वाकई उनको सजा दी जाए और वाकई सजा भी हो और वो सजा भुगते भी और उससे लोग इबरत भी पकड़ें। लेकिन जब इस तरह के फैसले आएंगे और आप देखेंगे ना फिर वो भंगड़ा डालते हैं बाद में। हमजा शहबाज शरीफ साहब का जिसका केस चल रहा था, लाहौर हाई कोर्ट ने उसी दौरान उनको जमानत दे दी, यानी उन्होंने इतनी भी जरूरत नहीं महसूस की कि वो शहबाज शरीफ साहब खुद अदालत तक जाएं। उसी दौरान उन्होंने किया ना, लाहौर हाई कोर्ट ने जो उनको जमानत दी कि जब वो सुनवाई हुई थी। इसलिए जो है नैब और कोर्टों के फैसलों से वो जो इमरान खान का था कि जनाब मैं
साफ और शफाफ आपको हुकूमत दूंगा और करप्शन का खात्मा जड़ से उखाड़ दूंगा, तो इससे तो मैं नहीं समझता कि कोई फर्क पड़ रहा है। हर रोज एक नया बेनामी अकाउंट आ जाता है, हर रोज एक नया करप्शन का केस आता है, उससे ज्यादा खौफनाक केस आ जाता है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अब तक किसी भी एक को अगर सजा हुई भी है तो बाद में अदालतों ने उनको जमानत पर रिहा कर दिया, तो उससे यही तासुर गया कि उसको गलत पकड़ा गया था, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया था। बिल्कुल, शायद यही वजह है कि चीफ ने भी ये सजेस्ट किया है कि बदकिस्मती से इंसाफ का शोबा जो है पार्लियामेंट की तरजीहात में शामिल नहीं है और पार्लियामेंट की अव्वलीन तरजीहात में से शामिल होना चाहिए। इसी नुक्ते पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आमिरजाद साहब, आप बताएगा कि अगर कोई 18वीं तरमीम में कोई चेंजेस लेकर आई जाती हैं, बज़ाहिर जो हलीफ नजर आती है जमात नून लीग, अगर इस किस्म की कोई चेंजेस लाने की बात होती है, सदाकत आती है इसमें कोई, तो नून लीग को आप कहाँ देखते हैं? देखिए, ये तो बहुत बार इसका बड़ा हद तक इन्हिसार होगा कि पीटीआई के और नून लीग के कहाँ आगे के ताल्लुकात जो हैं किस नहज पर जाते हैं। फिलवक्त जो इस वक्त पोलराइजेशन है इसकी मुल्की सियासत में, मुझे कोई इस तरह का मूव होता हुआ नज़र नहीं आता। लेकिन इस वक्त बात ही कि लोगों ने 18वीं तरमीम को दीन और कहते हैं ना धर्म का मसला बना लिया, ऐसा होना नहीं चाहिए बुनियादी तौर के ऊपर। बात ही कि आइन की कोई भी शिक जो है वो दोबारा से उसको दोहराया जा सकता है, इट इज़ नॉट रिटन इन स्टोन वाली बात नहीं होती है। कोई ये मुकद्दस वाला नहीं है कि कहते हैं ना कि इल्हामी कोई चीज़ है जिसको आप तब्दील नहीं कर सकते। तो इस पर डिबेट होना, इस पर बात होना, और अभी तो पहला मरहला है, अभी तो मेरे ख्याल में एक कहते हैं ना मीडिया में उसके ऊपर बात होनी शुरू हुई है कि 18वीं तरमीम में क्या क्या कमज़ोरियाँ हैं, उन कमज़ोरियों की निशानदेही होनी चाहिए, पब्लिक डिबेट होनी चाहिए, और उसके बाद कहीं जाकर जो है वो पार्लियामेंट इसको टेकअप करेगी जब भी वो वक्त आए। और जब भी ये समझते हैं कोई कंसेंसस, कोई पार्टी 2/3 मेजॉरिटी से आई या दो बड़ी पार्टियां आपस में मिल जाएं उन तरमीम को करने के लिए। तो फिलहाल मेरे ख्याल में बहुत ही क़ब्ल वक्त बहस है, और पीपल्स पार्टी ने जो पूरा इशू उठाया हुआ है, बिलखसूस बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, उसका मेरे ख्याल में कोई वो नहीं है मकसद इसके अलावा कि डिस्ट्रैक्ट करें जो उन लोगों पे करप्शन के मुकदमात हैं उससे तवज्जो हटाई जाए, और जो है नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ बनाकर क्रिएट किया जाए। उसमें वो कहते हैं ना प्रोविंशियल कार्ड भी खेलने से गुरेज नहीं कर रहे, उसमें वो मुल्क तोड़ने की भी बात कर देते हैं, उसमें वो इदारों के ख़िलाफ़ भी जो है बहुत ही एक सख्त और तल्ख लाइन लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं नेक नियति से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत नहीं कर रही, और पीपल्स पार्टी के अंदर भी वो एलिमेंट मौजूद है जो समझता है कि अगर इस फेडरेशन को चलाना है तो मरकज़ के पास इख्तियारात होने चाहिए, ये नहीं हो सकता। अच्छा, फिर एक और जो बहुत बड़ा डायकॉटमी है 18वीं तरमीम में, वो ये कि आपने इख्तियारात जो हैं वो सूबों के पास तो आ गए हैं, लेकिन सूबों से डिस्ट्रिक्ट में नहीं गए हैं, क्योंकि हर सूबा जो है वो सांप बनकर बैठ गया है डिवोल्यूशन ऑफ पावर के खिलाफ। और ये मसला बहुत बड़ा मसला है सिंध के अंदर, और मेरे ख्याल में क्योंकि वहाँ पर अर्बन सिंध की सोच कुछ और है और रूरल सिंध की सोच कुछ और है, बाकी सूबों में गालिबन इस तरह का मसला नहीं है। लेकिन ये जब तक डिवोल्यूशन ऑफ पावर जो है ग्रास रूट्स लेवल तक नहीं होता, उस वक्त तक जो है 18वीं तरमीम की बात करना बिल्कुल बेमाने होता है। जी बिल्कुल, इसका बेमानी लगेगा। कामरान मुर्तज़ा साहब, एक डिबेट ये भी है कि सदारती निज़ाम पर भी डिबेट हो रही है, पार्लिमानी निज़ाम पर भी, फिर सदारती निज़ाम के फ़वाइद भी डिस्कस किए जा रहे हैं, बड़े कॉलम भी ये गर्दिश कर रहे हैं। तो ये आखिर डिबेट शुरू क्यों हो रही है, क्या फेवर में जाती है? देखिए, डिबेट होना कोई बुरी बात नहीं होती, मुल्कों में डिबेट होती है और पार्लियामेंट्स में भी डिबेट होती है। पार्लियामेंट से पहले जो है ना वो एक ज़हन साजी भी होती है लोगों की। मगर यहाँ पे जब भी जो है सदारती निज़ाम का तजर्बा हुआ या सूबों से इख्तियारात लेने का तजर्बा हुआ, उसका नतीजा जो है ना वो ख़तरनाक ही हुआ है। यहाँ पे बात हुई कि जी वो 1 यूनिट टूटने के नतीजे में पाकिस्तान टूटा, तो मुझे माजरत है उन भाइयों से जो इस तरह की बात करते हैं। देखिए दोस्त, हमने उस चीज को पकाया, हमने उसमें कई साल तक ये चीज पकती रही, कुक होती रही, और उसके बाद जब लोगों को ये एहसास हो गया कि जी इसमें जो है ना हमारे साथ ज्यादती हो रही है इस पाकिस्तान में, और हमको जो है ना बावजूद हमारी मेजॉरिटी के हमको जो है ना वो इस तरह से इक्वल किया गया है दूसरे
4 सूबों को मिला के, और यहाँ बाकी जो 3 सूबे थे वहां पे भी जो है ना यहाँ पे प्रॉब्लम था मासवाए पंजाब के। तो उसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान टूटा। वो फिर उसमें 2 साल लग गए, तो ये अलग से बात है। और बिल्कुल हम भी तो यही बात करें कि ये स्टेटमेंट तो बिलावल दे रहे हैं, और बिलावल क्यों दे रहे हैं इसी पे तो हम डिबेट कर रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं पे ये बात मौजूद है, इसको रिवर्स करने की ये ख्वाहिश और ये बात मौजूद है। और इस बात को चूंकि इस वक्त बिलावल मुश्किल में, या उनकी फैमिली मुश्किल में, या उनकी पार्टी मुश्किल में है, तो वो इस बात को जो ना वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और जिनकी ख्वाहिश है वो उन हलकों पे उसमें प्रेशर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उस ख्वाहिश के तहत। तो इस वजह से जो ना बिलावल की भी बात इस वक्त समझ में आती है। और बाकी वो जो आगे निकल के फ्रंट फुट पे बात करते हैं, उसमें उनके नाना का स्टाइल यही था, उनकी वालदा का स्टाइल यही था। तो वो उस मेरे ख्याल है स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, नाना की और वालदा की स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। उसमें उनसे ये कहना है कि इस वक्त उनको जो ना वालिद को ये मशवरा देना। जी जी जी। अच्छा इरशाद साहब आप बताएंगे कि अब जैसे बिलावल चाह रहा था, देखें जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, जी आमिर साहब, मैं ये कहता कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब और बेनज़ीर साहिबा जो थे वो स्क्रिप्टेड बातें नहीं किया करते थे। बिलावल भुट्टो तो बेचारे स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हैं, वो अभी पूरी तरह से आज़ाद सियासतदान के तौर पर उभर के नहीं आए, अभी तक अपने वालिद के ज़ेरे साया हैं। उनकी सियासत में जरदारी साहब की रिफ्लेक्शन है, और यहाँ पर जो है मतलब वो भुट्टो साहब का नाम इस्तेमाल होता है, जज्बाती बात होती है। लेकिन सबको पता है कि भुट्टो साहब जिस तरह से स्पॉन्टेनियस हुआ करते थे और बिलावल भुट्टो साहब जिस तरह से तकरीर करते हैं, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ये मुआजना करना मेरे ख्याल में मुजाहिद बरेलवी साहब काम हो रहा तो उस पर नॉन इश्यूज को डिस्कस क्यों किया जा रहा है? मुजाहिद बरेलवी साहब पेपर से पता चल क्या रहा है? ना करें, इतनी जाती ना करें, इतनी जाती ना करें आमिर रियाज साहब। मेरे ख्याल में इम्प्रूवमेंट हुआ है, बिल्कुल नहीं करे। स्क्रिप्टेड तो पढ़ते हैं भाई वो मुजाहिद भाई, आप मतलब हमें पता है कौन लिख कर देता है, आपको भी पता है किस नियत से लिख कर देता है, ये भी हमें और आपको पता है। नहीं मुझे नहीं ऐसा इतना बिल्कुल नहीं है। ऐसा थोड़ा सा रियायत दे दें, यानी ये ठीक है कि नॉन इश्यूज को इश्यूज बना रहे हैं, लेकिन बिल्कुल अब स्क्रिप्टेड नहीं है एक हद तक। और यही एक खूबी भुट्टोज में है कि जब वो इंडिपेंडेंटली बोलते हैं, क्यों अच्छा वजह अगर बिलावल का तकरीर का कोई इम्पैक्ट नहीं होता तो हम गुफ्तगू क्यों कर रहे होते? हम गुफ्तगू इसीलिए कर रहे हैं ना कि उसका इम्पैक्ट हो रहा है। जो भी नॉन इश्यूज कह लें आप, और बाकी लीडरों के मुकाबले में वो एक उसमें एक बेसाख्तगी है ना। जब तो आज आप जहां आप चैनलों पे डिस्कस कर रहे हैं, वरना तो बिलावल को डिस्कस ही नहीं करना चाहिए, चाहे 1 यूनिट उठाए या 18वीं तरमीम करे। देखें जी गुजारिश ये है, आज एक पार्टी के रहनुमा है जब वो ऐसी बात करेंगे जिससे मुल्क में पोलराइजेशन बढ़ेगी तो बात करेंगे ना मुजाहिद साहब उस पर। बरेलवी साहब हम मान लेते हैं कि बिलावल भुट्टो जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो लिखी हुई नहीं है, वो खुद कर रहे हैं। मैं मान लेता हूँ, आमिर रियाज साहब माने ना माने। सवाल ये है कि क्या इशू ये है 18वीं तरमीम का, 1 यूनिट का, सदारती निज़ाम का, या इशू है जाली अकाउंट्स का, इशू है मनी लॉन्ड्रिंग का? पूछा उनसे सवाल ये जाता है कि ये जो फलूदे वाले के पैसे हैं इसके अकाउंट में कहाँ से आ गए, और ये आपके जो टिकट जो हैं वो ओमनी ग्रुप से क्यों ख़रीदे गए, और फलां जो रिक्शे वाला है उसके अकाउंट से क्यों ख़रीदे गए? ये सवाल है। जवाब आता है 18वीं तरमीम को चैलेंज किया जा रहा है जनाब। इधर हमजा शहबाज से सवाल किया जाता है कि जनाब वाला ये बताएं कि इतने पैसे जो फलां जो पापड़ फरोश है वो भेज रहा है, वो बेचारा कभी उसका पासपोर्ट नहीं बना और वो लंदन पैसे भेज रहा है कारोबार के लिए, लंदन से पैसे आ रहे हैं आपके अकाउंट में, आपकी वालदा के अकाउंट में, आपकी बहनों के अकाउंट में। जवाब आता है जी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो। एक सेकंड मेरी बात, मैं दावे से कहता हूँ आज नैब इनके केसेस वापस ले ले, ये 18वीं तरमीम को रिवर्स करने के लिए तैयार होंगे, ये सदारती निज़ाम मानने के लिए तैयार होंगे। देखें ये तो वो लोग हैं जिन्होंने मार्शल लॉ को माना। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ज़िया-उल हक की पैदावार नहीं है। क्या इन्होंने परवेज़ मुशर्रफ से, फौजी आमिर से जो है NRO करके ये मुल्क से बाहर नहीं चले गए थे जमहूरियत को छोड़ के? उस वक्त जमहूरियत किसी को याद नहीं आई थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ज़िया-उल हक से मुफाहमत करके मुल्क से बाहर नहीं गई थी। ये सियासतदानों के लिए जमहूरियत, आइन, 18वीं तरमीम बेमानी चीज़ें हैं, इनका मफाद है। और बदकिस्मती ये है कि हम उनके उस नैरेटिव को, जो गलत नैरेटिव है, भाई आप सवाल का जवाब सवाल आपसे मांगा जा रहा है कि जी ये सोर्सेज हैं,
आप सोर्सेज बता दें, ये पैसा आपके पास कहाँ मोहतरम से इरशाद आया, आरिफ आपका साहब 2 करोड़ 41 करोड़ में 41 करोड़ 3 अरब में कैसे तब्दील हुआ, उसका जवाब नहीं देना है। जवाब ये आना है कि जी हमारी माओ बहनों को नोटिस जारी। भाई जब आप माओ बहनों के अकाउंट्स में पैसे भेज रहे होते हैं नाजायज़, उस वक्त आपको ख्याल नहीं होता कि ये इनको नोटिस भी जारी होगा, इन पे छापे भी पड़ेंगे और इनको बुलाया भी जाएगा। उस वक्त किसी को तकद्दुस याद नहीं होता 18वीं तरमीम का, जब आप लूट मार कर रहे होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे होते हैं, किसी को आइन याद नहीं होता। हम इश्यूज की जगह नॉन इश्यूज को 6 सुर्खियां क्यों बनाते हैं फिर? हम लोग भी तो 6 सुर्खियां बनाते हैं ना नॉन इश्यूज को। हम क्यों बनाते हैं नॉन इश्यूज को सुर्खियां? नहीं, हम तो इनको इश्यूज पर ला रहे हैं वापस के, नॉन इश्यूज की तरफ ना जाएं, जवाब दें। हम यही तो कह रहे हैं कि नॉन इश्यूज को छोड़ें, इश्यूज पर आए। इश्यूज ये हैं मुल्क के, एहतसाब इशू है, करप्शन इशू है, मनी लॉन्ड्रिंग इशू है, मुल्क जो लूट मार हुई है उसका हिसाब दें। हम इश्यूज पर ला रहे हैं। नहीं, आप यही डिस्कस करें ना फिर। आप इसमें एक और इशू भी है कि डिवोल्यूशन ऑफ पावर जो है उससे क्या मुराद लेते हैं। हम कहते हैं इस वक्त सतह तक नहीं तो है वो इशू, इख्तियारात लेकिन की अगर तकसीम ये नहीं होती। डिबेट मुजाहिद साहब, ये होगी बहुत तो बड़ा फिर इशू सब है कुछ इस सामने मुल्क आएगा ना में कि भुट्टो कि साहब नए सूबे डैडी की किसको बात कहा करें तो करते लगता है थे कि और कोई नवाज गुनाह शरीफ साहब कबीरा कर किसकी दिया। झोली 18वीं बैठ के तरमीम सियासत को आप में आए थे, रिवाइज फिर तो करने की सारी बात चीजें डिस्कस होंगी करें। ना। ये चाहते स्टेटस को रहे और सारे इख्तियारात जो हैं वो इन कुछ चंद खानदानों के पास रहें। तो वो वही जागीरदार, वही मतलब है पीर, लेकिन आप और हम हेडलाइन क्यों बनाते हैं के फिर? नाम पर और जमहूर के नाम पर आप आमिर हेडलाइन क्यों बनाते हैं करके इसको? बैठे। आप हेडलाइन क्यों बना रहे हैं इसको? नहीं, हम तो भाई हम तो उसको सही डिबेट को सही उस पे तनाजुर पे लेकर आ रहे हैं ना। तो इसलिए बनती है नहीं, जब सहाफत का उसूल ये तय हुआ, जब देखें खबर तारीफ खबर की आपने जब ये तय की कि अगर कुत्ता इंसान को काटे ये खबर नहीं है, इंसान कुत्ते को काटेगा तो वो खबर बनेगी। जब भी इंसान कुत्ते को काट रहा होता है खबर बन जाती है, वो हेडलाइन बन जाती है। वैसे शाह साहब एक मुजाहिद साहब का अच्छा पॉइंट है, खबर की तारीफ यही है ना। मीडिया जो है वो क्यों गैर जरूरी गैर अहम चीजों को हेडलाइन बनाता है। ये तो कसूर करते हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप, लेकिन मीडिया क्यों करता है? गलत प्रोग्राम होना चाहिए। सामने इसके मायने वो कामयाब हो गया ना? नहीं, कामयाब नहीं हुए, वो गुमराह कर रहे हैं। हम उनको सही सूरत हाल बता रहे हैं कि नहीं ये झूठ बोल रहे हैं। हम यही बताते हैं लोगों को। बरेलवी साहब, आप फाइनल इस पर अपना टेक दें, फिर उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे। कामरान मुर्जा साहब को भी टाइम दे दें। मुजाहिद साहब जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं अपने मेरे मोहतरम इरशाद आरिफ साहब जो काबिल एहतराम है, आमिर भी बड़े सीनियर हैं, कि हम लोग जब सुपर लीड किसी को खबर को बनाएंगे, जब हम प्रोग्राम का आगाज 18वीं तरमीम और बिलावल के इस बयान से करेंगे तो वो इशू फिर डिस्कस होगा। जब इतने सीनियर लोग करेंगे और वो कामयाब हो जाएंगे इसमें, वो करप्शन और जो इस पे इल्जाम लग रहे हैं उसको साइड लाइन करने में कामयाब हो गए। वो तो डिस्कस तो ये हो रहा है, उनकी करप्शन तो डिस्कस नहीं हो रही, उनके बेनामी अकाउंट तो डिस्कस नहीं हो रहा है। जी ठीक है, थैंक यू सो मच मुजाहिद बरेलवी साहब, आप आज के प्रोग्राम के साथ शामिल गुफ्तगू रहे, थैंक यू सो मच। आपका एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि इंसाफ का शोबा पार्लियामेंट की तरजीहात में कैसे शामिल हो सकता है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। कामरान मुर्तज़ा साहब से मैं क्वेश्चन करूंगी। कामरान साहब, चीफ जस्टिस का आज कहना है कि जुडिशल पॉलिसी बनानी है तो पार्लियामेंट में सिफारिशात लाई जाएं, बिल लाए जाएं, ये चीफ जस्टिस सजेस्ट कर रहे हैं। किस तरह से ये पॉलिसी बनाई जा सकती है? देखिए, इनफैक्ट होता ये है कि एक तो पार्लियामेंट में टेक्निकल लोग नहीं होते कानून को समझने वाले, उसमें जो फ्यूडल्स हैं वो कानून को नहीं समझ रहे होते, बाकी जो दूसरे शोबों से हजरात आए होते हैं वो नहीं समझ रहे होते, और फिर समझने के साथ साथ एक रवैया है गवर्नमेंट का, इस गवर्नमेंट का नहीं सब गवर्नमेंट्स का होता ये कि अगर प्राइवेट मेंबर बिल आए तो उसको किल करने की कोशिश करते हैं, और अगर किल ना भी हो सके तो उसको इतना लटका देते हैं कि असेंबली की मुद्दत खत्म हो जाती है और ये जो है ना उसको तोड़ नहीं चढ़ने देते, और खुद जो है ना गवर्नमेंट में इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो उसके ऊपर जो है ना काम कर सके। तो ये रवैया जो है वो उसमें कानून में इस्लाहात नहीं आने देता, या उसमें इस तरह से जो नेगेटिविटी है जो गवर्नमेंट के पार्ट पे, हर गवर्नमेंट के पार्ट पे,
वो मामला को आगे चलने नहीं देती। तो अब पार्लियामेंट को इसमें इस हवाले से संजीदा होना पड़ेगा। अब इस्लाहात के हवाले से पिछली गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई, कमेटी में मुख्तलिफ राय रखने वाले वकील शामिल किए और उसमें मेरा ख्याल है कि साल से ऊपर काम होता रहा। जब उनको सिफारिशात दी तो उठा के रद्दी में फेंक दिया। अब इस गवर्नमेंट को भी 7-8 महीने हो गए हैं, 7-8 महीने में इन्होंने भी अभी तक इस हवाले से कोई जो है ना वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे। तो जो चीजें बनी हुई हैं कम से कम उस हवाले से तो प्रोग्रेस करें ना। बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं मगर इन्होंने जो ना वो उसको डंप किया हुआ है, उसको निकालें, उनको फाइलों से निकालें, उसको देख लें, उनको लॉ मिनिस्टर साहब पढ़ लें, लॉ सेक्रेटरी साहब पढ़ लें और उसके बाद जो ना जो चीजें बनी हुई हैं उनको तो कम से कम जो ना वो ठीक कर लें, उनको ठीक करने की कोशिश कर लें। तो ये संजीदगी नहीं है हमारे पार्ट पे, हमारी पार्लियामेंट के पार्ट पे और सिटिंग जो ट्रेजरी बेंचेस के पार्ट। बिल्कुल आमिर साहब, इंसाफ का शोबा पार्लियामेंट की तरजीहात में शामिल नहीं है। इंसाफ का शोबा कैसे पार्लियामेंट की तरजीहात में शामिल हो सकता है जब पार्लियामेंटेरियंस ही पार्लियामेंट को सीरियस नहीं लेते? तो इंसाफ की फराहमी तो फिर ये नेक्स्ट चैप्टर है। नहीं, गैर संजीदगी नहीं है, ये उनके मफादात हैं, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, मौजूदा निज़ाम है इंसाफ का, ये हमारी जो रूलिंग एलीट है और हमारे जो हुक्मरान तबकात है उनके हक़ में जाता है। उनको तो इस निज़ाम से कोई तकलीफ़ नहीं है क्योंकि वो इस निज़ाम को मैनिपुलेट करते हैं। वो चाहते हैं, वो जो कहते हैं ना इंसाफ में डिले उनके फेवर में जाता है। वो समझते हैं कि अगर इंसाफ महंगा होगा तो उन्हें फ़ायदा होगा, क्योंकि वो करोड़ों के वकील करके अपनी बेईमानियों को, अपनी जो बदउनवानी है उससे निकल पाएंगे। हमारा जो निज़ाम इंसाफ है वो देखें, वो मदद ज़्यादा करता है मुल्ज़िमान की, वो ये नहीं करता। आप हमारी कन्विक्शन रेट देख लें कितना फ़ीसद होता है। हमारे यहाँ बेनिफिट ऑफ डाउट क्यों हमेशा जो है इसलिए मिलता है मुल्जिमों को कि हमारी प्रोसिक्यूशन, हमारा जो है इन्वेस्टिगेशन कमज़ोर होता है। तो बात ये कि हमारी जो हुक्मरान हैं या पार्लियामेंट है ये चाहते ही नहीं करना, क्योंकि अपने एसेंस में ये लोग अपनी बुनियाद में जो है अवाम दुश्मन हैं। जिन तबकों से इनकी नुमाइंदगी आ रही है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन एक गालिब जो अक्सरियत है इनको इंटरेस्ट नहीं है कि जिससे जो कहते हैं ना आम आदमी को जिससे फ़ायदा हो। ये ऐसा कोई कानून जो है वज़ा करना ही नहीं चाहते। जी बिल्कुल। इरशाद साहब, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दर्ज है कि फौजदारी जो मुकदमा है इसका फैसला 2 हफ्ते में होना लाजिम है, लेकिन सिविल मुकदमा इसका हाल पाकिस्तान में ये है कि अगर दादा केस करे तो जो नेक्स्ट जनरेशन पता नहीं कहाँ जाकर उसका फैसला सुनने को मिलता है। ये सजेशन वैलिड नहीं आपको लगता पाकिस्तान में भी ये हो जाए? नहीं, ये सिविल क्या, ये फौजदारी केसेस में भी होता है। वो 27 साल बाद एक आदमी बरी हुआ है जिसको फांसी हो चुकी थी। ये केसेस फौजदारी में असल में देखें, पार्लियामेंट की तो जिम्मेदारी है, इसमें कोई शक ही नहीं, और वो पहले तो ही कर रही है, करती चली आ रही है, क्योंकि ये फ्यूडल्स हूँ या सरमायादार हूँ या ये जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर हैं उनके मफाद में ही नहीं है कि फौरी इंसाफ मिले, सस्ता इंसाफ मिले, क्योंकि उससे आम आदमी को रिलीफ मिलेगी जिसको उसने ग़ुलाम बनाया हुआ है, जिसको वो जहनी इस्तेहसाल कर रहा है, जिसका वो माशी इस्तेहसाल कर रहा है, समाजी इस्तेहसाल कर रहा है। लेकिन कुछ जिम्मेदारी जो बार और बेंच की भी है कि ये जो डिले होता है ये कोई कानून तो नहीं है जिसकी वजह से डिले हो रहा है, या कोई कानून अगर बन जाएगा तो फिर नहीं होगा। कानून नैब का जो कानून है उसमें तो ये लिखा हुआ है कि 2 महीने में फ़ैसला होगा, लेकिन एक ऐसा केस जिसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच कर रहा था, जज कर रहा था, वो कितना अरसा चलता रहा। 6 महीने में फ़ैसला होना था, वो 10 महीने में 11 महीने में मुश्किल से जाके फ़ैसला हुआ। तो बार और बेंच को भी इस हवाले से अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। कामरान मुर्तज़ा साहब जानते हैं कि ये जो बड़े बड़े वकील हैं ये किस तरह से इल्तवा लेते हैं, किस बहाने से इल्तवा लेते हैं, किस तरीके से बार एसोसिएशनें जो हैं जजों पर दबाव डालती हैं, और जज जो है माज़त के साथ, एहतराम के साथ जज साहबान जो हैं किस तरह इन्फ्लुएंस कबूल करते हैं। खुद खोसा साहब ने एक मौके पर कहा, चीफ जस्टिस ने, कि जनाब इस सूरत में इल्तवा मिलेगा कि जज फौत हो जाए या वकील फौत हो जाए। तो इसलिए बार और बेंच को भी अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी होगी। अगर बार और बेंच ये फैसला कर लें कि हम मुकदमात को तूल नहीं देने देंगे तो फिर भी फैसले जल्दी हो सकते हैं। बिल्कुल कामरान मुर्तज़ा साहब, बार और बेंच को भी हाई टाइम है कि अपनी जिम्मेदारी निभाएं ताकि फिर ये बैकलॉग्स ना लगे। असल में नक्स जो है ना 4 जगहों पे है। एक गवर्नमेंट जो है ना सफिशिएंट फंड नहीं देती, दूसरा जो है ना बेंच में कि वो कंट्रोल नहीं कर पाते सारे मामलात को, तीसरा लिटिगेंट में, और चौथा वकीलों में। हम बाज़ औक़ात जो है ना इस तरह के केसेस भी लेते हैं कि फ्रीवियस होते हैं केसेस, और बाज़ औक़ात जो है ना वो केस ले लेते हैं और उसके बाद जो है ना उसकी पैरवी जो है ना मुनासिब नहीं होती। स्ट्राइक्स हमारी बहुत बढ़ गई हैं।
तो ये वाकई ऐसे मामलात हैं जिसमें बार भी जो है उसमें इसके लिए जो ना आप उसको मोर्द इल्जाम ठहरा सकते हैं, मगर इसमें हमारे कंडक्ट को भी कंट्रोल करना जजेस का काम होता है। उनको जो है ना वो प्रॉपर कंट्रोल करना चाहिए, मगर उनके पास जजेस के पास फिर ये मसला है कि उनकी वो तादाद पूरी नहीं होती या उनके पास मुनासिब सहूलतें पूरी नहीं होती। बड़ी अदलिया की बात नहीं कर रहा, छोटी अदलिया की बात कर रहा हूँ। और बाज औकात तो ये भी है कि उनके पास कोर्ट रूम नहीं होते, उनके पास स्टाफ नहीं होता। तो बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो सारा मिला के हमारा लिटिगेंट जो है ना वो हमेशा सच नहीं बोलता, उसमें अक्सर जो है ना वो झूठ का मिक्सचर होता है। तो ये कल्चरल मसाइल है हमारे यहाँ, उस वजह से मामलात इतने डिले हो जाते हैं कि उसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। बावजूद जो है ना जाती तौर पे ख्वाहिश रखने के, या बहुत सारी अदालतें जो है ना वो ये ख्वाहिश रखती हैं कि मामलात को किसी तरह कंट्रोल करके और इस बोझ को कम किया जाए जो माशरे के ऊपर है या लिटिगेंट के ऊपर है या मुल्क के ऊपर है, मगर उसको वो कंट्रोल नहीं हो रहा और रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। तो उसकी रीजन जो है ना ये चार लोगों पे चार एंड्स पे आप तकसीम कर सकते हैं, गवर्नमेंट पे, लिटिगेंट पे, वकील पे और अदालत पे। कामरान साहब, लास्टली आप ये जरा क्योंकि कंक्लूड कर रहे हैं, तो आपकी सजेशंस क्या होंगी? चीफ जस्टिस ने जो सजेशंस दी हैं उसके साथ, और बाकी जो आपने एक लाइन की कि बनी हुई है चीजें सारी हैं लेकिन डंप कर दी गई हैं, उनको वापस पहचानने की जरूरत है। किस तरह से हम जो है इसको मजीद बेहतर कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप जितनी मर्जी लेजिस्लेशन कर लें, जिस वक्त तक नियत ही नहीं आएगी, मेरा इरादा काम करने का नहीं होगा, मुझसे जबरदस्ती कोई काम नहीं करवा पाएगा। तो हमको अपने अपने तौर पे हर आदमी को ये फैसला करना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ अब हमने बहुत मजाक कर लिया है और 70 साल हो गए हमने मामलात को जो ना हर रोज बिगाड़ा है। तो इसको अब हर रोज बिगाड़ने की बजाय हर रोज बनाने की तरफ मामलात को लेके चलें और हर आदमी अपने अपने एंड पे काम करे। बिल्कुल, अमलों का दारोमदार जो है वो नियत पर है, नियत अच्छी होगी तो डेफिनेटली फिर अमल भी बहुत ही अच्छे होंगे और पाकिस्तान प्रॉस्पर होगा। आज के प्रोग्राम का वक्त हुआ खत्म, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।